नेहा जल्दी से आटा लगा दो, तुम्हारे जेठ जी के ऑफिस का टाइम हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी सब्जी बना रही हूँ और कविता फटाफट रोटियां बना देगी। हाँ दीदी मैं भी कर देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ी देर में आटा तैयार हो जाता है, जिसके बाद कविता आटे की लोई बनाने लगती है और फटाफट रोटियां बेलकर रोटियां बना देती है। कविता की रोटी देख नेहा कविता से बोलती है, अरे वाह कविता, तुम्हारी रोटियां तो बिल्कुल चांद जैसी गोल मटोल है। देखकर मन कर रहा है कि जेठ जी को छोड़कर खुद ये सारी रोटियां खा लूं, पर क्या करें, हमारी सास जो है वो हम लोगों को परिवार वालों के साथ बैठकर खाने नहीं देती। सही कहा दीदी आपने, हमारी सास पुराने जमाने की जो है, पर कोई बात नहीं, समय के साथ उन्हें भी अकल आ जाएगी और उन्हें भी ये समझ में आएगा कि उनकी बहू कितनी काबिल है। कविता की बात सुनकर वो तीनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है। किचन से इस तरह खिलखिलाहट की आवाज सुनकर सविता वहां पहुंचती है और उन तीनों को आपस में इस तरह हंसता देख सविता उनसे सवाल करती है, तुम लोगों की हंसी ठिठोली बंद हो गई हो तो मुझे ये बता दो खाना बना या नहीं। अरे घर के मर्द बाहर जाने को तैयार बैठे हैं, कितनी बार बोला है 9 बजे से पहले नाश्ता तैयार कर दिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी हंसी ठिठोली दिखती रहती है हर समय। माँ जी सारा खाना तैयार है, आप बाहर डाइनिंग टेबल पर जाइए, हम अभी खाना लेकर आ रहे हैं। कविता की बात सुनकर सविता कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में तीनों बहुएं तरह तरह के पकवान डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं और इस तरह अब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो तीनों अपनी सास के साथ खाना खाने बैठती हैं। तभी काजल अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि अब देवर जी के भी हाथ पीले कर देने चाहिए। वो क्या है ना, उनकी भी उम्र हो रही है, अब आपकी 3 बहुएं ऑलरेडी आपके घर में है, तो क्यों ना आप अपनी छोटी बहू से भी सेवा करवा ले। अब मेरा मतलब है अब हम चाहते हैं कि हमारी एक देवरानी और आए। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आखिर मुझे भी तो जेठानी होने का अवसर मिलना चाहिए। सब पता है मुझे, तुम लोगों की आपस में पकी हुई खिचड़ी है ये, क्योंकि तुम तीनों से अब रसोई संभाली नहीं जा रही। सविता की बात सुनकर अब तीनों बहुएं अपने सर पर हाथ रख लेती हैं, क्योंकि वो अपनी सास को बोलना कुछ और चाह रही थी और उनकी सास समझ कुछ और रही थी। पर कहीं ना कहीं सविता को ये रियलाइज होता है कि उनकी तीनों बहुएं बिल्कुल सही कह रही थी और वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, वैसे तुम तीनों बिल्कुल सही कह रही हो, विवेक शादी लायक तो हो गया, कोई बात, शाम को जब मेरे चारों बेटे और तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो मैं इस बारे में बात करती हूँ। सविता की बात सुनकर तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। अब शाम को जब घर के चारों बेटे और ससुर जी घर लौटते हैं और जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं, तब सविता विवेक की शादी की बात सबके सामने रखती है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब हमें उसके हाथ भी पीले कर देने चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सविता, विवेक की शादी की मैं सोच भी रहा था, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था कि तुमसे इस बारे में बात कर सकूं। लेकिन पिताजी शादी ब्याह कोई बच्चों का या गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अरे पहले मैं विवेक से पूछ लेना चाहिए, क्या वो शादी से तैयार है? कहीं उसने अपने लिए कोई लड़की तो पसंद नहीं करी? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। विवेक की बात सुनकर अब सभी लोगों को इतना तो पता चल चुका था कि विवेक की जिंदगी में कोई लड़की नहीं जिससे वो शादी करना चाहता है। इसके बाद अब सभी लोग विवेक की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अब विवेक के लिए लड़कियां जोरों शोरों से ढूंढनी शुरू हो जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शर्मा जी की बेटी जिनका नाम प्रिया था, उसे विवेक का रिश्ता बहुत जल्दी पक्का हो जाता है और बहुत जल्दी घर में शादी की शहनाई बजती है और प्रिया इस घर की चौथी बहू बनकर आ जाती है। बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर गिराकर घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। इस तरह प्रिया अब घर में प्रवेश करती है और सारी रस्में खत्म होने के बाद प्रिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह शादी के बाद जब प्रिया की पहली रसोई होती है तो वो बहुत ही आराम से रसोई का काम संभालती है। वो काम करते हुए देखती है कि उसकी तीनों जेठानियों के बीच सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। प्रिया बचपन से अकेली रहती आई है, इसलिए उसे ये सब कुछ देखकर बहुत चिढ़ मचती है और वो अपने मन में बोलती है, ये तीनों तो ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे एक ही माँ की बेटियां। मुझे तो ये सब देखकर जलन हो रही है, अगर ये तीनों ऐसे ही साथ रही तो इस घर में मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन कोई बात, मेरा भी नाम प्रिया है, प्रिया मैं भी कम नहीं, मुझे इनके बीच फूट डालने में समय नहीं लगेगा और तब मैं देखूंगी कि आखिर इन तीनों के बीच कितना प्यार है। इतना बोलकर प्रिया मुस्कुराने लगती है। समय गुजरता है और प्रिया अब धीरे धीरे अपना खेल शुरू करती है। वो सबसे पहले काजल के पास जाती है और उसे नेहा के खिलाफ भड़काने लगती है। काजल दीदी आप कितनी सीधी हो, मैंने कल देखा कि नेहा दीदी आपकी बुराई माँ जी से कर रही थी। वो कह रही थी कि काजल दीदी सारा काम हम पर थोप देती है। क्या नेहा ऐसा कह रही थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन सच तो यही है दीदी, बाकी आपकी मर्जी है, आपको मानना है तो मानिए वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर प्रिया मुस्कुराते हुए काजल के कमरे से निकल जाती है और सीधा नेहा के पास जाती है और उसे कविता के खिलाफ भड़काती है। देखते ही देखते प्रिया पूरे घर में जहर घोल देती है। थोड़े ही दिन में तीनों बहुओं के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि सबकी रसोई अलग हो जाती है। काजल दीदी जब आपको हमसे इतनी दिक्कत है तो आज से मेरी रसोई अलग, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। हाँ, और मैं भी अपना चूल्हा अलग ही जलाऊंगी, मुझे किसी की सुननी नहीं है। अब घर में एक की जगह 4-4 चूल्हे जलने लगते हैं। घर का सुख चैन मानो एकदम छिन जाता है और भाई भाई भी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये सब देखकर सास को बहुत दुख होता है और वो एक नई तरकीब निकालती है और सभी को बुलाकर कहती है, देखो भाई तुम लोगों ने रसोई तो अलग कर ली, अब इस घर का खर्च भी अलग अलग ही चलेगा। आज बिजली का बिल 15,000 आया है और मकान का टैक्स 40,000। चारों बहुएं अपने अपने हिस्से के पैसे अभी के अभी निकालो। माँ जी इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है, विवेक की तनख्वाह से तो सिर्फ राशन ही आ पाएगा। तो फिर अलग क्यों हुई? देखो प्रिया मुझे सब पता है कि आग तू नहीं लगाई है, तू अकेले रहना चाहती थी इसलिए तूने ये सब किया है। वैसे भी जो तू चाहती थी वो हो चुका है, अकेले रहना चाहती थी ना तो अब भुगतो। देखो आज तुम्हारी इस एक छोटी सी आग ने पूरे घर को अलग कर दिया है। कोई किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता, भाई भाई में नफरत पैदा हो गई। लेकिन नहीं, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, अभी तुम माँ नहीं बनी, अभी तुमने खुद का घर नहीं बसाया ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही। पर कोई बात नहीं, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त तुम्हें सब समझा देगा। सास की बात सुनकर सविता की बाकी तीनों बहुएं हैरान हो जाती हैं और बस सभी का सवाल यही होता है कि आखिर प्रिया ने ऐसा क्यों किया।
प्रिया, तुमने हम सभी के बीच में फूट डलवाया, आखिर क्यों? अरे हमने तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन समझा, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले रहना चाहती थी, तुमने हम लोगों को अलग करवा दिया। जाने दीजिए दीदी, इसे समझ नहीं आएगा कि असली परिवार किसे कहते हैं, और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत कदम उठाया। माँ जी, हम सबको माफ कर दीजिए। हम सभी लोग दोबारा एक होना चाहते हैं, लेकिन प्रिया हमारे साथ होगी या नहीं, ये तो प्रिया के ऊपर है। प्रिया बहू, परिवार वो नहीं जिसमें तू और तेरा पति रहे। परिवार वो होता है जो सब साथ मिलकर रहे, सबकी खुशी सबका दुख एक साथ बांटा जाए। पर तू इन सबसे वंचित रही है, इसलिए तुझे पता नहीं। सविता की बात सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने स्वार्थ में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वो अपनी सास और बाकी लोगों से भी माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। काजल दीदी, नेहा दीदी, कविता दीदी, मैं आप लोगों के प्यार से जलने लगी थी क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। मैंने आप सबके बीच गलतफहमी पैदा की। अरे पगली, तूने ऐसा क्यों किया? हम तो तुझे अपनी सबसे छोटी और लाडली बहन मानते थे। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आज के बाद हम सब फिर से एक ही रसोई में खाना बनाएंगे और कभी अलग नहीं होंगे। प्रिया अपनी जेठानियों से माफी मांगती है और सब उसे माफ कर देते हैं। घर के चारों चूल्हे फिर से एक हो जाते हैं और घर में फिर से वही पहले जैसी खुशियां लौट आती हैं। ये क्या कर रही हो माँ? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। पर माँ, घर में 3-3 बहुओं के होते हुए आपको ये सब काम करने की जरूरत क्या है? अरे तो क्या हो गया, बस झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। नहीं रुको आप। बबीता, बबीता कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ जी? ये क्या है बबीता? माँ काम कर रही है और तुम तीनों कहाँ हो? वो हम लोग टीवी देख रहे थे। अरे पहले काम निपटा लो, उसके बाद देख लेना टीवी। किसने मना किया है? जी, आगे से ध्यान रखेंगे। ये कहानी है शांति और उसकी बहू। पति की मौत के बाद शांति ने बहुत तकलीफें उठाकर अपने चारों बेटों को पाला पोसा था। जब बेटे बड़े हुए तो शांति ने 3 बेटों की शादी करा दी। रमन की शादी बबीता से हुई तो श्याम की विनीता से, और कविता सुरेश की पत्नी बनकर घर आ गई। बस अब सबसे छोटा बेटा अनिल ही बचा था। फिर उसी शाम, ये बुढ़िया भी ना बड़ी चंट है। क्या हो गया भाभी, इतने गुस्से में क्यों हो? देखा नहीं, सुबह हम लोग जरा सा टीवी देखने क्या बैठे, बुढ़िया ने उठाई झाड़ू और लगी दिखावा करने अपने बेटों के सामने। ठीक कह रही हो भाभी, ऐसे करके उन्होंने मुझे भी कई बार डांट पड़वाई है। रसोई में खाना बनाते हुए तीनों बहुएं अपनी सास की बुराई कर रही थी और उधर दूसरे कमरे में चारों बेटे एक साथ बैठे अपनी माँ से बात कर रहे थे। माँ बाप ये सब मत किया करो। हाँ माँ, अगर कोई काम है तो अपनी बहुओं को बोलो ना। ओहो, तुम लोग तो खामखा बहुओं पर बिगड़ गए। पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी है माँ, आपको लेकर कुछ भी गलत ना तो कभी सोचेंगी और ना ही करेंगी। और अब आप भी ये सब चिंताएं छोड़कर बस आराम किया करो। हाँ, बस एक तेरी शादी और करा दूं, फिर तो आराम ही आराम है। शांति ने कुछ ही दिनों बाद अच्छे से देखभाल कर अनिल के लिए भी एक लड़की पसंद कर ही ली। उसका नाम अंकिता था और इस शादी के बाद से शांति के घर का माहौल ही बदल गया। अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी साड़ी धो रही हूँ बेटा। तो आप मुझे बोलो ना, आप क्यों धो रहे हो? नहीं नहीं, अपना काम तो मैं खुद ही करती हूँ, तुम जाकर रसोई में मदद कर दो। वहाँ का काम तो पहले ही कर दिया मैंने। लाइए ये कपड़े मुझे दीजिए। अंकिता ने शांति से जबरदस्ती उसके कपड़े ले लिए और उन्हें धोने लगी। शांति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आखिर अब जाकर उसे ऐसी बहू मिली थी जो सच में उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अंकिता की तीनों जेठानियां इस बात से चिढ़ने लगी थी। देख रही हो कैसे वो अंकिता माँ जी को मस्का लगाती फिरती है। हाँ, और उस बुढ़िया को भी तो देखो, अंकिता के अलावा उसे भी तो कोई नहीं दिखता। हर वक्त उसी की तारीफों के पुल बांधती रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं बुढ़िया मरने से पहले सब कुछ उसी के नाम ना कर जाए। अजी ऐसे कैसे? मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू, हर चीज पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। वक्त के साथ तीनों बहुओं के मन में अंकिता के प्रति गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ रही थी। और फिर एक दिन, तू अपनी औकात में रह समझी। पर भाभी मैंने किया क्या है? आहा, कितनी भोली बन रही है। अरे एक नंबर की नागिन है नागिन, सिवाय जहर के कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? देख लो माँ जी, आपकी लाडली बहू कैसे हम तीनों से लड़ रही है। क्या ये तुमसे लड़ रही है? अरे बबीता रहने दे, मैं क्या जानती नहीं तुझे। इतना कहकर शांति वहां से चली गई। अंकिता की जीत होते देख तीनों बहुएं उससे और भी नफरत करने लगी। फिर उसी शाम, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तुम दोनों परेशान मत हो, मैंने सब सोच रखा है। इसका चूल्हा अलग करवा देंगे। जब सारा काम अकेले करना पड़ेगा तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। पर भाभी अभी भी घर का ज्यादातर काम तो वही करती है, कहीं ये दाव हम पर ही भारी ना पड़ जाए। चुप करो तुम दोनों, मैं क्या करती हूँ बस देखती जाओ। उस दिन के बाद से बबीता छोटी छोटी बात पर अंकिता से भिड़ने लगी और फिर धीरे धीरे उसने घर का माहौल ऐसा कर दिया कि एक दिन शांति ने दिल पर पत्थर रखकर कह ही दिया, अब बस बहुत हो गया, आज से तुम चारों की रसोई अलग। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। नहीं अंकिता, अगर ये तीनों यही चाहती हैं तो फिर यही सही। मेरी रसोई इतनी बड़ी तो नहीं कि मैं उसके 4 हिस्से कर सकूं, पर हाँ, मेरी रसोई में 4 खिड़कियां जरूर हैं। आज से वही खिड़कियां तुम्हारी रसोई का बंटवारा करेगी। आज से अपना बनाओ और अपना खाओ। अंकिता ने अपने लिए खिड़की चुनी और उस खिड़की के पास अपना छोटा सा गैस चूल्हा रख लिया। उसकी देखा देखी उसकी तीनों जेठानियों ने भी ऐसा ही किया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब चारों बहुएं अपनी खिड़की में बनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी एक कमजोर सी चिड़िया बबीता की रसोई के पास आकर बैठ गई। और फिर ए हट हट, पता नहीं कहां से आ गई। डरी सहमी चिड़िया उड़कर विनीता की रसोई के पास आकर बैठ गई। ए हट फुट फुट, हट यहाँ से। चिड़िया वहां से भी जान बचाकर उड़ गई और कविता की रसोई के पास आकर बैठ गई। हट हट यहाँ से, दूर हो जा वरना जल मरेगी अभी। भूखी प्यासी चिड़िया खाने की तलाश में शांति के घर की तरफ चली आई थी। उसने एक एक करके तीनों बड़ी बहुओं की रसोई के पास जाकर देखा, लेकिन वहां से उसे सिर्फ मार और दुत्कार ही मिली। फिर नाउमीदी से वो उड़कर अंकिता की रसोई में गई। अरे वाह चिड़िया रानी, क्या चाहिए तुम्हें? अब पानी पियोगी? अंकिता ने एक छोटी सी कटोरी में पानी भरकर चिड़िया के सामने रख दिया और चावल के कुछ दाने भी रख दिए। चिड़िया ने पहले पानी पिया, फिर मजे से चावल के दाने चुगने लगी। इसका मतलब तुम्हें जोर की भूख लगी थी। चलो अब हटो यहाँ से, मुझे रोटी बनानी है।
अंकिता ने बड़े प्यार से चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर साइड में कर दिया और रोटी बनाने लगी। इस दौरान चिड़िया वहीं बैठी रही। अगले दिन से वो चिड़िया रोज अंकिता की रसोई में आने लगी और अंकिता उसे कभी भूखा नहीं जाने देती। फिर एक दिन, हे भगवान, बिना कड़ी पत्ते के तो ये उपमा अच्छा नहीं बनेगा, अब क्या करूं, कहाँ से लाऊं कड़ी पत्ता। अंकिता का इतना कहना था कि चिड़िया फौरन वहां से उड़ी और कुछ ही मिनटों बाद वापस भी आ गई। उसकी चोंच में कड़ी पत्ते की पूरी डाली थी। अरे वाह मेरी चुनमुन चिड़िया, तुम तो बड़ी समझदार हो, लगता है तुम मेरी बातें सुनती और समझती भी हो। वो रोज अच्छी अच्छी चीजें बनाकर अपनी सास शांति को खिलाती और शांति भी सिर्फ उसी के हाथ का खाना खाती थी। इस बात से बबीता और उसकी दोनों देवरानियां जल भुन गईं। फिर एक दिन, बहुत हो गया, अब इस बुढ़िया और इसकी अंकिता को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इससे पहले कि ये बुढ़िया सब कुछ उसे ही दे दे, बुढ़िया को इस दुनिया से जाना होगा। पर कहाँ? भगवान के पास। इस उम्र में और कहाँ जाएगी वो? अंकिता की तीनों जेठानियां ईर्ष्या में अंधी हो चुकी थी। वो अब अंकिता और शांति को अपने रास्ते से हटाने की साजिश बना चुकी थी। अच्छा मेरी प्यारी चिड़िया रानी, तुम यहीं रुको, मैं खीर के लिए दुकान से थोड़े मेवे लेकर आती हूँ। इतना कहकर अंकिता लाला की दुकान से मेवे खरीदने चली गई। उसके जाते ही बबीता ने जहर की शीशी निकाली और पूरा जहर अंकिता की बनाई खीर में डाल दिया। पास ही बैठी चुनमुन चिड़िया ये सब देख रही थी। अब बुढ़िया जाएगी भगवान के पास और अंकिता जिंदगी भर के लिए जेल। थोड़ी देर बाद अंकिता वापस लौट आई। अपनी जेठानियों की खौफनाक साजिश से वो बिल्कुल अनजान थी। वो खीर में मेवे डालकर चलाने लगी, मगर चिड़िया नहीं चाहती थी कि वो खीर बनकर तैयार हो। वो फौरन अपने मुंह में मिट्टी भरकर लाई और उसे खीर के बर्तन में डाल दिया। ये क्या किया? खीर में मिट्टी डाल दी? ओहो चलो हटो यहाँ से। उसने गुस्से में चिड़िया की तरफ एक गिलास फेंक कर मारा जो उसके पंखों पर लगा और चिड़िया वहीं जमीन पर गिर गई। फिर अगले ही पल अंकिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रसोई के बाहर उसे उठाने के लिए भागी और इस हड़बड़ी में खुद उसका हाथ लगने से खीर का बर्तन पलट गया और सारी खीर जमीन पर फैल गई। बाहर आकर अंकिता ने देखा कि 2-3 बिल्लियां चिड़िया को मारने के लिए दौड़ रही हैं। हटो यहाँ से बदमाश बिल्लियों, जाओ यहाँ से, ये मेरी चिड़िया है। अंकिता ने चिड़िया को बिल्लियों से बचा लिया, लेकिन तब तक एक बिल्ली को जमीन पर फैली खीर दिख गई। वो जाकर खीर चाटने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल वो बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर अंकिता के होश उड़ गए। उसने खुद पुलिस को घर बुलाया और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अंकिता की तीनों जेठानियों ने सारा सच उगल दिया। उन तीनों को उनके किए की सजा मिली और फिर बताओ, मेरी सगी बहुएं मेरी जान की दुश्मन बन गई और एक चिड़िया ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अंकिता बेटा, जरा मेरी भी तो दोस्ती कराओ अपनी चुनमुन चिड़िया से। ये सुनकर अंकिता ने अपने हाथों से चिड़िया को शांति के हाथों पर रख दिया। शांति ने उसे देखकर लंबी सांस ली और चिड़िया को प्यार से सहलाने लगी। शांति अब खुश थी क्योंकि अब वाकई उसके घर में